18 इज्जत का सवाल। इज्जत लुट जाए तो सब कुछ लुट गया, इसलिए हर किसी के साथ उसके इज्जत का सवाल जुड़ा है। अपना व्यक्तित्व उभारने में हर एक अपने इज्जत के सवाल को लेकर ही आगे बढ़ता है। घर में किसी प्रकार का बखेड़ा खड़ा हो जाए तो घरवाले की नाक कट जाती है। मंत्री महोदय को रंगे हाथों घूस लेते पकड़ा जाए तो उसके इज्जत की नकली पगड़ी तार तार हो जाती है। किसी मंजे हुए कारीगर की हुनर में जरा सी चूक आ जाए तो उसका इज्जत मिट्टी में मिल जाता है। प्रशासन में निकमेपन से प्रशासक की इज्जत पर आंच आती है। हमारी नर नारियां इस संबंध में सर्वाधिक संवेदनशील हैं क्योंकि इनके इज्जत के सवाल पर हर समय प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। किंतु इन्होंने हर बार यह सिद्ध करके दिखाया कि वो मरना पसंद करेंगी किंतु अपने इज्जत से खिलवाड़ नहीं होने देंगी। सीता, द्रौपदी, अनुसया, शूर्पणखा आदि इस संबंध में सफल उदाहरण हो सकती हैं। वस्तुतः एक इंसान का इज्जत परछाई बनकर उसके साथ हर समय रहता है और यही कारण है कि इसको लेकर उसका कभी मान सम्मान बढ़ता है। जरा सी इसमें चूक आई तो उसको धिक्कारा जाता है, मानहानि की जाती है। उसके इज्जत का सवाल अपनी जगह सही है किंतु यह उस पर कभी कभी भारी भी पड़ता है। हमारी फिजूल खर्ची, रस्म व रिवाज, जिनका हमारी संस्कृति से कोई संबंध नहीं या यदि है भी तो उसको हद से ज्यादा अपने संबंधियों में उभारना, झूठी शान दिखाने के लिए कर्जे के पैसे लेकर पहनना ओढ़ना, खाना पीना, अच्छे आवास में रहना और यहाँ तक कि अपनों के साथ अपनी भाषा में बात न करना और अपने हिंदुस्तान में रहकर विदेश के काल्पनिक लोक में विचरण करना आजकल के लोगों में आम देखा जाता है। आजकल का मानव यदि इस पर चले तो उसकी इज्जत सुरक्षित है, नहीं तो यही छोटी छोटी बातें उसके इज्जत का सवाल बन जाती हैं। हाँ, उस दिन इसी एक छोटी सी बात से जब उसने मुझे अवगत किया तो मैं मूक सा उसकी ओर देखने लगा। वह क्या ये सच्ची कह रही है? एक वकील की पत्नी होकर भी उसका इन चीजों के प्रति इतना मोह, इतना लगाव। मैंने एक शादी में 5000 अतिथियों के भाग लेने की बात छेड़ी तो प्रत्युत्तर में वह एकदम बोली, वैसे शादियों की रौनक मेहमानों से ही होती है। ये तो आप कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। यदि मेहमान भाग न लेंगे तो घरवाले की नाक कट जाएगी, समझे? उसने एक ही सांस में कहा, तुम्हारा कहना सही है, मगर वहाँ इतने मेहमान थे कि कहने की बात नहीं। ये सब फिजूल खर्ची नहीं है तो और क्या है? बस इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। आखिर कितने थे? मैं भी तो सुनूं, उसने पूछा। मैंने कहा, बस 5000, उसे भी ज्यादा, कुछ कम नहीं। मैंने एक बार फिर बात दोहराई। ये सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप रही, सिर्फ मेरी ओर ऐसे देखती रही मानो याददाश्त की परतें खोलने लगी। मैंने भी कुछ नहीं कहा, मात्र उसकी ओर देखने लगा। अंत में मौन को उसी ने ये कहकर तोड़ा, याद रख, जब आपके मुंह से 1000 निकलता है तो उसका संबंध मैं एकदम रुपयों से जोड़ती हूँ। पैसों की बात जब छिड़ गई तो मैं एकदम सचेत हो गया। इस समय मेरे जेब में 1000 रुपया नहीं है। जमाना बदल गया है। मर्द की इज्जत तभी बरकरार है जब उसके जेब रुपयों से भरे हों, किंतु इन दिनों मेरी आर्थिक हालत पतली है। वस्तुतः कोर्ट कचहरी में कोई काम नहीं, कोई असामी फंसती नहीं, किंतु ये बात गुप्त रहनी चाहिए, नहीं तो मर्द का अपनी बीवी के बीच का संबंध रुपये से ही है। फिर भी मैंने बात को टालकर कहा, तुम तो 1000 का संबंध रुपये से जोड़ती है। यही तो बात है न? किंतु तुमको ये भी मानना पड़ेगा कि नर को नारी से, बूढ़ी को बुढ़े से, दुल्हा को दुल्हन से और गिनती को रुपये से संबंध होता ही है। ये तो कोई नई बात नहीं। मेरी इन बातों को सुनकर वह अंदर से ही जल गई। उसको देखकर मुझे लगा कि गुब्बारा हवा से भर गया है और यह इस वाक्य जैसे सुई के चुभने से फट गया। ये तो कोई नई बात नहीं बल्कि इसका मेरे इज्जत के साथ गहरा संबंध है। मैंने अनसुनी होकर कहा, होगा, मुझे पता नहीं। किंतु वह झट बोली, होगा नहीं, है। यदि है तो ठीक है। बात का रुख बदलने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, शाम के 10 बज गए, अब मुझे सोने दे, बजने दे। आज तक इसी तरह 10 भी बज गए, 12 भी। इसी के साथ कितने महीने हो गए, महीने के साथ कितने वर्ष बीत गए, मगर आप टस से मज नहीं हुए। उसने एक ही स्वर में कहा। इस समय यह मुझ पर सीधा निशाना था।
मैंने अपना बचाव करना जरूरी समझा। यदि मैं अपने बचाव के रूप में तीर जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मुझे हर समय इसकी गुलामी करनी पड़ेगी। मैंने ऐसा क्या किया कि तुम इस तरह भड़क जाती हो? मैं तो चोर नहीं कि किसी से डर जाऊं। समझी मेरा गुस्सा? चोर भी नहीं हो मगर चोरों से भी बदतर हो। वकील जो ठहरे न, झूठ बोलना, धोखा देना और तरह तरह के टोटकों से अपना उल्लू सीधा करना, यही तो आपका गुण है। उसका प्रत्युत्तर। उसकी इन बातों को सुनकर मुझे गुस्सा आया। वह तो अब न्याय देने वाले के पेशे पर उत्तर आई, इसको प्रहार करने लगी है। मैं सब कुछ सह लूंगा मगर अपने पवित्र पेशे के बारे में कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। मेरे चेहरे की ओर वह देखकर समझ गई कि उसने जो कुछ कहा वह नहीं कहना चाहिए था। शायद उसने माना कि उससे भूल हो गई है। इस समय उसने बात का अंदाज बदलकर कहा, मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप झूठ बोल सकते हैं तो क्या मुझे सच बोलने का भी अधिकार नहीं? क्यों नहीं? मगर ये तुम सच कहती हो। तुम्हारी बातें एकदम उलझी हैं, झूठी हैं। मेरा गुस्सा। तो फिर सुन और बात की तह तक जाने की कोशिश कर। जरा सोच, आज से 3 वर्ष पूर्व आपने मुझे क्या कहा था? जिस तरह कैकेयी ने राजा दशरथ से वर मांगे थे, उसी तरह उसी ने मुझे किसी चीज की फरमाइश की। वैसे मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा था कि क्या नहीं कहा था। मेरे लिए ये गई गुजरी बात थी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने उसे पूछ ही लिया, क्या कहा था? मुझे कुछ याद नहीं। सच बात आपको आसानी से याद नहीं आती। आपने उम्र भर झूठ बोला है। झूठ की मूर्ति कोट पतलून पहने तथा टाई लगाकर मेरे सामने विराजमान है। आपका असली चेहरा तो बस झूठ की ओढ़नी में दिखता है। याद रख, झूठ के पांव नहीं होते। उसका व्यंग्य। आखिर बात क्या है? कौन सी बात कही है मैंने जो मैं आज तक पूरा नहीं कर सका हूँ? मैंने पूछा। अब इसको दोहराने की क्या जरूरत है? मगर इतना भी आपको एहसास होना चाहिए कि हर महफिल में आप सूट और टाई लगाकर साहब की तरह बैठते हैं और मेरी हैसियत महिलाओं में की टोली में बैठकर 2 पैसे की भी नहीं रहती। उसने सविस्तार कहा। यहाँ एक बार फिर बात पैसे की छिड़ गई और मैंने विषय को इसी की ओर मोड़ने की कोशिश की। इस समय खाली जेब होने के कारण मैं उन सभी बातों से बचने की कोशिश करता रहा जिनके साथ धन जुटा था। मैंने बात को यूं आगे बढ़ाते हुए अपने चिर परिचित हास्य मुद्रा में कहा, पगली, आजकल बाजार में पैसों का चलन नहीं है। नोटों को भी कोई नहीं पूछता। अपनी इज्जत को किसी बड़े भाव से जोड़ दे। समझी? आपकी इन बातों का कोई दम नहीं, मगर मेरी बातों का दम पैसों से जरूर है। यदि आप उन महिलाओं को देखते तो उसके साथ ही उसकी आंख से आंसू बह निकले। मैं उसकी ओर अवाक होकर देखता रहा। समझ में कुछ नहीं आया कि उसकी आंखों से ये टपाटप आंसू क्यों बह गए। मैंने उसको एकदम अपनी ओर थाम लिया, उसे गले लग गया। फिर मैंने बात छेड़कर कहा, कितना पावन है ये नारी के होठों का रस। जिसको इसके पीने का सौभाग्य प्राप्त हो वह भाग्यवान होता है। मुझे इस तरह की लुभावन बातें सुनने की जरूरत नहीं। उस दिन भी यही कहा थे किंतु इसके साथ एक और बात जोड़ दी थी। जरा उसको भी याद करने की कोशिश कर। शायद उसने अपनी बात फिर दोहराई। मैंने यथासंभव बात का रुख बदलने की एक बार फिर कोशिश की। कहा, तुम उन महिलाओं में बैठकर अपनी हैसियत को क्यों खस्ता महसूस कर रही हो? तुम भी एक वकील की पत्नी हो। ऐसी बात नहीं है, किंतु लगता है कि अभी आप बात की तह तक पहुँचे नहीं हैं। मैं कहती हूँ कि वहाँ एक ऐसी महिला भी थी जो मानो स्वर्ग की हूर थी। स्वर्ग से अवतरित अप्सरा। सुना उसका रहस्योद्घाटन? मैंने सुना किंतु उसका ध्यान दूसरी ओर खींचने के लिए कहा, तुम क्या हूर से कम खूबसूरत हो? तुम्हारी सौंदर्य का प्रमाण पत्र मुझे थोड़े ही दूसरों से चाहिए। याद रख, तुम हूर हो तो मेरी यह बात सुनकर वह खुश हुई, किंतु जो उसको कहना था वह अंत में कह दिया, आपको कब मेरी बातें समझ में आएंगी? मैं कहती हूँ कि वहाँ महिलाएं ऐसी सजी संवरी थी कि हर एक को देखकर लगता था कि यही मिस यूनिवर्स हैं। मिस यूनिवर्स? मैं समझा नहीं। मैंने कहा, हाँ वही मिस यूनिवर्स। वस्तुतः शादियों में हर महिला अपने को ऐसी सजाती संवारती है कि दूसरी उसको देखकर जले।
किसी भी महफिल में हर कोई महिला चाहती है कि वही हर एक के ध्यान का आकर्षण केंद्र बने। इस बार तो लगता था कि उसने अपने दिल की बात कही। मैंने ध्यान से उसकी यह बात सुनी, किंतु उसके इस तरह कहने का क्या मतलब है? हो सकता है कि मैं ये समझ नहीं पाया हूँ। बात का रुख एक बार फिर बदलने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, तो तुमने हर किसी के फैशन की दाद दी होगी। मुझे ऐसा ही लगता है। क्यों नहीं देती? सिर से पांव तक मैंने किसी को देखे बिना नहीं छोड़ा, उसने कहा। किंतु इस समय मैं फिसल गया। मुझे जो नहीं कहना चाहिए था वही मैंने कह दिया। तो तुम्हारे फैशन की दाद भी किसी ने दी होगी। वही तो बात है, उसने उदास होकर कहा। मैं कहती हूँ कि एक वकील की पत्नी होकर भी मुझे हर कोई चिढ़ाता है। वस्तुतः शादी ही एक ऐसा अवसर होता है जब एक महिला को अपना व्यक्तित्व उभारने का अवसर मिलता है। फर्श से अर्श तक पहुँचने की यही तो घड़ी है। कीमती कपड़े लगाने का अवसर तो यही है, वरना घर में इस ओर कौन ध्यान देता है। उसने इस तरह कहा कि जैसे भाषण झाड़ दिया। तो ये बात है, किंतु तुम्हारे पास भी लगाने के लिए कीमती कपड़े हैं, लगाती क्यों नहीं? मेरा उत्तर था, ये कपड़े अब आउट ऑफ डेट हो गए हैं, इनके लगाने का फैशन अब नहीं रहा है। फिर भी मैं इन्हीं से काम चलाती हूँ। किंतु एक चीज़ के लिए मैं हर समय तरसती रही हूँ। हर महफिल में वही मेरे इज्जत का सवाल बन जाता है। यदि आप वह मुझे लेके दे तो मेरा इज्जत भी महफिल में बढ़ेगा। नहीं तो वह घड़ी शीघ्र आने वाली है जब मैं इस घर की चारदीवारी के बाहर निकल नहीं पाऊंगी। उसने एक बार फिर भाषण झाड़ दिया। मैंने सुना और उसकी ओर ध्यान से देखा। आखिर वह क्या चीज़ हो सकता है जिसके बिना वह बाहर तक नहीं जाना चाहती? यदि ऐसा है तो ये सरासर उसके साथ अन्याय है। इस वक्त मुझसे रहा न गया। मैंने उसे पूछ ही लिया, आखिर वह क्या चीज़ है? जरा मैं भी तो सुनूं। मेरा इतना ही कहना था कि वह बोली, सोने की बालियां, सोने की बालियां। अरे इस वक्त भी ये तुम्हारे कानों में सोने के झुमके लगे हैं? मैंने पूछा। ये मैं निकाल दूंगी। इस वक्त यदि मुझे चाहिए तो सोने के बालियां ही चाहिए। यह मेरे इज्जत का सवाल बन गया है। उसके स्पष्ट शब्द। आश्चर्य हुआ उसकी इन बातों को सुनकर। इस 21वीं शती में भी एक भारतीय महिला का सोने के गहनों से इतना मोह, इतना लगाव, तिस पर भी यह अनपढ़ नहीं है। ये तो एक शिक्षित महिला है। वस्तुतः ये बात आज भी सत्य लगती है कि भारतीय नारी का सोने के गहनों के प्रति मोह हमेशा रहेगा, चाहे वह शिक्षित हो या अनपढ़। मैं तो यही सोच रहा था कि उसी ने मौन को ये कहकर तोड़ा, यह मत समझे कि मुझे सोने के बने जेवरों से मोह है, किंतु इस समय सोने की बालियां पहनना मेरे इज्जत का सवाल बन गया है। उस महफिल में वह कुसुम नहीं, वही न जज साहब की पत्नी सोने की बालियां पहनी सबों को रिझा रही थी, शायद इसलिए कि दूसरी उसकी ओर देखकर जले। सोने की बालियां भी खूब थे, आसमान पर तारों की तरह झिलमिल कर रहे थे। इन पर जड़ाऊ मोती लगे थे। वाह, क्या डिजाइन था इनका! मुझे भी वही बालियां चाहिए। इसी वक्त, कल दूसरी महफिल में जाना है न? यदि मेरे कानों में भी ऐसी बालियां होंगी तो मेरा इज्जत भी बढ़ेगा। नहीं तो ये बालियां मेरी इज्जत का सवाल बन गए हैं। इस वक्त तो उसने अपने दिल की बात कही। उसने जो कहा वह ठीक है, किंतु इस समय मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा जेब खाली है। यदि उसको इस बात का पता चले तो मेरे इज्जत पर आन जाएगी। कुछ नहीं सूझा कि क्या कहूँ इसे। मुझे लगा कि गोरख धंधा धीरे धीरे जटिल होता जा रहा है, इससे निकलना तो मेरे बस की बात नहीं लगती थी। फिर भी मैंने उसको ये कहकर आश्वासन दिया, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे पैसा उधार भी लेना पड़े। आखिर तुम तो मेरी जान हो, तुम्हारे बिना मेरा कोई मूल्य नहीं। अब आ गए सही पथ पर। शायद भगवान ने मेरी सुनी। यदि आप बालियां लाओगे और मैं उनको लगाऊं तो इससे मेरा ही इज्जत नहीं बल्कि आपका इज्जत भी बढ़ेगा। ये तो मेरी ही शान नहीं बल्कि आपकी भी है। ये कौन सी बड़ी बात है बालियां लाना? कल मुझे देखकर महफिल में महिलाओं को ये समझना चाहिए कि मेरा पति भी ऐसा वैसा नहीं, वे भी एक वकील है। उसने ये सब खुशी से मचल कर कहा, और इसी खुशी से मचल कर मैं कुछ घंटे के बाद बाजार से वापस आया, बालियों को लेकर। वस्तुतः ये बालियां नहीं थे बल्कि उसके इज्जत के सवाल का जवाब था।
इसका जवाब तो सिर्फ मेरे पास था जो मैंने ये कहकर दिया, ले, ये है तुम्हारी बालियां। ऐसी डिजाइन की बालियां किसी के पास नहीं थे। अंत में एक सुनार के पास मिल गए। इनका वजन है 10 ग्राम। कीमत है पूरे 10,000 रुपये। समझी? मैंने एक ही सांस में कहा। उसने बालियों को लेकर आश्चर्य से पूछा, 10,000 रुपये? आज मैं जान गई कि तुम भी एक वकील हो। तुम भी पत्नी के लिए कुछ कर सकते हो। मुझे अपनी प्रशंसा नहीं सुननी है। ये वक्त सुनने का नहीं बल्कि बालियां लगाने का है। मैं भी देखूं कैसे चमकेंगे इन कानों में। असल सोने के हैं। क्या देखती है इनको? मैं खुद इनको लगाऊंगा, मैंने कहा। किंतु उसने बालियां मुझे नहीं दिए। मैंने उसके हाथ से ये छीन लिए। इसके बाद अपने हाथों से उसके कानों में लगाया। उसका सौंदर्य निखर आया। इस समय उसकी ओर देखकर मुझे लगा कि मेरे सामने एक अप्सरा सच्ची खड़ा है। मैं अपने को रोक नहीं पाया। मैंने उसको अपनी बाहों में भर दिया। प्यार से उसके नर्म व लाल गाल पर चुभन ले लिए, ये सोचे बिना कि कमरे का दरवाजा खुला है। यदि कोई देखेगा तो क्या कहेगा? कुछ भी हो, आत्मा और परमतत्व का मिलन आज शादी के बाद दूसरी बार इसतरा हो गया। इस बीच न जाने ये क्या हो गया, क्यों हो गया और कैसे हो गया। दरवाजे की खटपट सुनकर मैं एकदम सावधान हो गया। वो एकदम उठी और दरवाजे के पास गई। आगंतुक मेरे लिए कोई अजनबी नहीं था। उसी से मैंने ये बालियां खरीदे थे। वह चांद सितारों वाली थी। चांद सितारों वाली को देखकर उसको आश्चर्य हुआ। फिर भी उसको कमरे में बिठाया। उसको यहाँ के आने का कारण पूछा तो वह झट बोली, बस 50 रुपए की जरूरत पड़ गई, इसलिए यहाँ आई। पत्नी का आश्चर्य। पूछा, क्यों? बात क्या है? बात तो कुछ नहीं है भाग्यवती। भाई साहब ने मुझसे 300 रुपए का माल ले लिया। 250 रुपए उसी वक्त दे दिए किंतु 50 रुपए उधार रखे। इस वक्त मुझे 50 रुपए की जरूरत पड़ गई। उन्हीं को जुटाने के लिए यहाँ आई हूँ। चांद सितारों वाली के स्पष्ट शब्द। अच्छा तो ये बात है। पत्नी का तमतमाई चेहरा। यदि मैं स्वप्न नहीं देख रही हूँ तो ये सच है। चांद सितारों वाली के एक बार फिर स्पष्ट शब्द। उसने मेरी ओर भूखी शेरनी की तरह देखा, मगर मैं उसकी नजरों का शिकार न बन सका। ये तो मैंने सोच समझकर किया था, उसको मात्र यह एहसास दिलाने के लिए कि सोने की बालियां या अन्य कोई चीज़ एक महिला का असली आभूषण नहीं। यदि उसका असली आभूषण है तो वह है उसकी उच्च शिक्षा। ये समझना कि सर्वसाधारण के हित में क्या ठीक है और क्या गलत, क्या उचित है और क्या अनुचित, यही तो आभास देना था। उसने एक बार फिर मेरी ओर देखा और पैसे मांगे, मगर मैंने ये कहकर साफ इनकार किया, मेरे जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा। इस वक्त वह बात को तूल नहीं देना चाहती थी। उसने पर्स में से 50 का नोट निकाला और चांद सितारों वाली को दे दिया। वह दुआएं देकर वहां से खिसकी। मुझे लगा कि कहानी का अंतिम मोड़ आ गया और असली जंग अब शुरू हो गई। दोनों तरफ से तलवारें म्यान से निकलने वाली हैं। कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो ऊपरवाला जानता है। यहाँ ये दोनों के लिए इज्जत का सवाल बन गया है। उसने एक बार फिर मेरी ओर भूखी शेरनी की तरह देखा, मगर मैं शिकारी बनकर हर किसी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो गया। अंत में वह खुल गई। ये 50 रुपए क्या मुझे ही देने थे? क्यों नहीं देती? वह तो तुमने कोर्ट फीस भर लिया। मेरा उत्तर था, कोर्ट फीस? यह क्या कह रहे हो? घर में अपनी पत्नी के साथ न्यायालय की भाषा नहीं चलेगी, समझे? उसका रोष। कभी कभी चलती है काम इस भाषा से भी। तुम तो अभी सोने के बालियों के लिए न्याय की अदालत में मुकदमा लड़ रही थी, समझी? मगर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि तुमने वह मुकदमा हारा है। मैं तो चुपचाप तुम्हारे इस मुकदमे की पैरवी करता रहा किंतु इसमें कोई दम नहीं, इसलिए अब जिरह करना व्यर्थ है मेरे लिए। तुमको अब हार स्वीकार करनी ही पड़ेगी, मैंने कहा। वह मेरी ओर देखती रही एकटक। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि उसको मेरी कही बात भी समझ में नहीं आई। बात इस तरह उलझ जाएगी यह मैं जानता तक नहीं था, किंतु ये बात तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यह इस कहानी का अंतिम पड़ाव हो सकता है और इसी के साथ इसका अंत भी हो जाएगा। मैं तो यही सोच रहा था कि वो उदास उदास होकर बोली,
ये कौन सा मुकदमा लड़ते थे आप मेरा? कौन सी पैरवी करते थे आप? किसने हारा और किसने जीता और इसका मेरे सोने की बालियों से क्या संबंध? ये तो मैं अच्छी तरह समझ नहीं पाई। उसका उत्तर था, मैं सच कह रहा हूँ कि तुमने मुकदमा हारा है। मैंने कहा, क्यों? वह कैसे? उसका प्रश्न था। मेरी समझ में नहीं आता कि जब महफिल में जज की पत्नी नकली सोने की बालियां लगाएगी तो एक वकील की पत्नी ऐसा आभूषण क्यों नहीं लगा सकती? मैंने पूछा। आपको किसने कहा कि उसकी बालियां नकली थीं? उसने पूछा। चांद सितारों वाली ने। इसी से उसने भी ऐसे ही सोने का बालियां खरीदे हैं। बिल्कुल यही डिजाइन है, यही चमक दमक है। इनको पहनकर उसका इज्जत बरकरार है। इनसे उसके सौंदर्य में चार चांद लग गए हैं। सब उसकी ओर देखते ही रहते हैं, जिनमें तुम भी एक हो। मैं पूछना चाहूंगा कि यदि वह ऐसे जेवर लगा सकती है तो तुम्हारे लिए ये कैसे इज्जत का सवाल बन गया? बुरा या भला किसी के सोच पर निर्भर करता है। ये बात तुमको अच्छी तरह समझनी चाहिए। इस समय मैंने लंबा भाषण झाड़ दिया। मेरा कहना वह ध्यान से सुनती रही। इस समय उसकी ओर देखकर मुझे लगा कि उसके कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। वह एकदम सुस्ताने लगी। फिर भी मैंने इतने पर ही बस नहीं किया। वैसे इज्जत का सवाल लेकर इस दुनिया में तरह तरह का लूट खसूट हो रहा है। कोई भी गलत काम करना हो तो इज्जत के सवाल को लेकर ही उनका संपन्न किया जाता। इज्जत जेवर की कसौटी पर परखा जाए तो ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? मैंने उसे हल्का सा प्रश्न किया, तुम ही बता, इस समय कितनी नवयौवनाएं अविवाहित हैं? होंगी। इसे इस विषय से कोई सरोकारी नहीं। वह भड़क कर बोली, सरोकार है और जरूर है। उन गरीब नवयौवनाओं की शादी इसलिए नहीं होती क्योंकि इनके माँ बाप उनकी शादी पर जर और जेवर देने की स्थिति में नहीं है। मैंने कहा, गरीब अमीर के बीच की खाई हर जमाने में थी। यह आज की बात नहीं, ये सदियों की बात है। उसने फिर डटकर कहा, मगर इस जमाने में नहीं होनी चाहिए जबकि एक इंसान चांद तारों पर पहुंच गया है। आज भी यह फर्क दिखाई देती तुम जैसी महिलाओं के कारण। मेरा सपाट उत्तर, वह कैसे? उसकी उत्सुकता, पढ़ी लिखी महिला सारे घर को पढ़ा सकेगी, किंतु इसके विपरीत क्या होता है कि यही महिला हमारी समुदाय में सोने के जेवर लगाने का नासूर पैदा करती है। शादी या दावत पर ऐसे ही जेवर लगाकर गरीब नवयौवनाओं को किसी की पत्नी न बनने की समस्या पैदा करती है। यदि ऐसे अवसरों पर जर और जेवर का प्रदर्शन न होता तो इनकी शादी भी समय पर होती। समझी? आजकल जेवर लगाना इज्जत का सवाल नहीं बनना चाहिए। ये तो मात्र समझने का फेर है। इस बार मैंने समझाते हुए कहा। उसने कुछ नहीं कहा। उसको देखकर मुझे लगा कि उसने माना कि उसका सोच गलत है। वस्तुतः उसका इज्जत उसकी सौंदर्य है और उसका दाद देने वाला बस उसका पति है। यही उसके जीवन का अनमोल सरमाया है और यही उसके इज्जत का सवाल होना चाहिए।